जिथे सत्य तिथे आम्ही. नमस्कार मंडळी, तुम्ही पाहता आहात तुफान न्यूज, जिथे सत्य तिथे आम्ही. मुंबईतील अंधेरी पश्चिम येथे महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर्स वेलफेअर असोसिएशन MFOWA तर्फे दिनांक 17 एप्रिल 2026 रोजी आयोजित करण्यात आलेली प्रेस कॉन्फरन्स यशस्वीरित्या पार पडली आहे. या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये संस्थापक संचालक श्री CS रेड्डी, अध्यक्ष श्री दीपक भानुशाली, सरचिटणीस श्री संदीप भोसले, संचालक ॲडव्होकेट जीवंतदत्त आरगडे, COO श्री सुमित आचार्य, ॲडव्होकेट तहिरा सिद्दीके, ॲडव्होकेट निवेदिता अरगडे, ताजेला बगडे, रोहिणी जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या परिषदेद्वारे MFOWA ने फ्लॅट मालकांच्या समस्या ठामपणे मांडत त्यावर उपाययोजना आणि मार्गदर्शन सादर केले. एकूणच ही प्रेस कॉन्फरन्स अत्यंत यशस्वी ठरली असून MFOWAच्या पुढील वाटचालीसाठी एक मजबूत पाऊल मानली जात आहे. ही बातमी तुम्हाला महत्त्वाची वाटली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि अशाच ताज्या, खऱ्या आणि निर्भीड बातम्यांसाठी तुफान न्यूज सोबत कायम जोडलेले रहा. और उसके बाद वो जमीन का कब्जा डेवलपमेंट के स्वीट नेम पे वो किया जाता है. उसके बाद में उनको न भाड़ा मिलता है, न घर मिलता है, न कन्वेंस मिलता है, न कुछ मिलता है. ऐसे कई सवाल अपने मुंबई रेडियस में, महाराष्ट्र में फ्लैट ओनर्स के बारे में सदियों से चलते आ रहे हैं. अभी फ्लैट ओनर्स ये डिसऑर्गेनाइज हैं, ये असंगठित है, इसलिए इनकी तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए कोई मंच, प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं था. ये मद्देनजर रखते हुए हमारे फाउंडर चेयरमैन मिस्टर CS रेड्डी जी ने एक कॉन्सेप्ट ऐसा किया कि इसमें जो फ्लैट ओनर्स डिप्राइव हो रहे हैं, जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, और एक फ्लैट ओनर छोटा एक अहम हिस्सा होता है सोसाइटी का, वो हजारों करोड़ के बिल्डर से नहीं लड़ पाता. इसलिए संगठित रूप से उनके लड़ाई, मतलब हम उनके बिल्डरों के दुश्मन नहीं है. टेक्निकल लड़ाई ऐसी होती है कि बिल्डर जमीन ले लेते हैं, उसके जगह पे कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, और स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद उसमें जो रिहेबिलिटेशन वाले हैं उनको घर नहीं देते, बुकिंग वाले से घर का पैसा लेते हैं, ना बुकिंग वाले को देते हैं, ना रिहेबिलिटेशन के जो डिप्राइव्ड ड्वेलर्स को है उनको नहीं देते. तो ऐसे कई सालों से चलता आ रहा है. इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलता है, पुलिस का भी उनको सपोर्ट मिलता है, कलेक्ट्रेट का सपोर्ट मिलता है, सब लोगों का सपोर्ट इनको मिलता है, क्योंकि उनके पास पैसे. कन्वेंस जहां पे भी जो भी सोसाइटी में डीम कन्वेंस होता है, बहुत सी सोसाइटीज को भी मालूम नहीं रहता कि डीम कन्वेंस यानी क्या है. डीम कन्वेंस जो 4 डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद डीम कन्वेंस होता है. लोग बोलते हैं कि मैं जो भी वहां पे काम करने आता है बोलता है कि 6 महीने में मैं आपको डीम कन्वेंस करके दूंगा. होता नहीं है. 6 महीने का 1 साल होता है, 1 साल के बाद 2 साल होता है. महाराष्ट्र फ्लैट ओनर एसोसिएशन डीम कन्वेंस, ये डीम कन्वेंस के बारे में हम बहुत एग्रेसिवली काम करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में, अपने मुंबई में सबसे ज्यादा अगर कोई इश्यू है तो डीम कन्वेंस के. हर ओनर, हर बिल्डर्स एक बार बिल्डिंग बना के पैसा कमा लेता है, उसके बाद सेकेंड टाइम भी उसको ही कमाना है. वो कन्वेंस पे वो इतना बड़ा हक दिखाता है कि जैसे उसने ये फ्लैट भी खरीद लिए. सर देखो, फ्लैट ओनर जो रहता है उसको आने वाले टाइम में सोसाइटी को कन्वेंस देना ये बिल्डर का जवाबदारी है, लेकिन बिल्डर देता नहीं, क्योंकि उसको मालूम है जब वापस रीडेवलपमेंट में जाएगी तो मुझे मेरा हक डालने मिला है. लेकिन यहाँ पे हम महाराष्ट्र फ्लैट ओनर एसोसिएशन आपको डीम के बारे में लीगल सपोर्ट, यानी जो एडवोकेट्स लगेंगे, जो एडवोकेट्स हमारे अरगड़े साहब यहाँ पे बहुत ही स्पेशलिस्ट डीम कन्वेंस में, साथ में मैडम्स हैं यहाँ पे. लीगल के बारे में महाराष्ट्र फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन में लीगल का बहुत अच्छा सपोर्ट है. हम जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं उनको हम एक ही पूछते हैं, एक ही बताते हैं कि आप यहाँ पे आओ, आपको लीगल पूरा सपोर्ट मिलेगा. लीगल के बारे में हमारे एडवोकेट आपसे कोई भी कुठलीच फी घेतली जाणार नाही, कोणच कुठल्याही ह्याच्यामध्ये. आणि आमच्या बरोबर असलेले प्रत्येक आमचे पदाधिकारी ह्या बाबतीत तुम्ही लोकांना घेऊन येऊ शकता. आज समाजकारण जर झालं आणि समाजकारणात तुमच्या एरियामध्ये जर तुम्ही 2 बिल्डिंगचा डीम कन्व्हेन्स करायला जर लोकांना मदत केली तर ही लोक तुम्हाला कधीच विसरणार नाही. मी प्रत्येकाला हेच आवाहन करतो
महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर असोसिएशन मध्ये आम्हीच नाही, ह्या साईडला आज आम्ही बसलोय, तुम्ही त्या साईडला आहे, पण तुमच्याकडनं आम्हाला मदत हवी. तर महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर असोसिएशन येणाऱ्या 4 वर्षात जास्तीत जास्त डीम कन्व्हेन्स कसं करेल, जास्तीत जास्त बँकिंग मध्ये लोकांना मदत कशी करेल, जास्तीत जास्त रीडेव्हलपमेंट. ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन में सबसे बड़ा इशू फ्लैट्स वाले जो लोन लेते हैं, आज आप जो सामने खड़े हो, सिबिल, ये सिबिल जो इशू चल रहा है, बैंकिंग में बहुत से लोगों को कम मालूम है क्या होता है, सिबिल क्या होता है. मुझे एक चीज बताओ, मैं सबको एक सवाल करता हूं कि सिबिल आरबीआई की ऑथराइज बॉडी है? किसने पूछा आज तक? मेरा डेटा सिबिल में, मेरा डेटा अगर किसी को दिया जाता है तो लीगल है वो? कोई भी चीज का डेटा ये हो सकते गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया जाता है. सिबिल कोई गवर्नमेंट बॉडी है? नहीं है. आज हमें सिबिल के नाम से इतना डराया जाता है कि आपका सिबिल खराब हो जाएगा, आप इंस्टॉलमेंट भरो, आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे तो आपका सिबिल खराब होने के बाद आपके बच्चों को लोन नहीं मिलेगा, आपके वाइफ को लोन नहीं मिलेगा. इसमें बहुत से इश्यूज है, यानी इसमें हम 4 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन आज एक पॉइंट्स उसमें यह है कि सिबिल ये लीगल है नहीं. तो हम फ्लैट ओनर एसोसिएशन और आपके माध्यम से हम पीआई दाखिल कर रहे हैं हाईकोर्ट में सिबिल के खिलाफ. ये सिबिल आरबीआई खुद बोल रही है, मेरे पास आरबीआई के जितने भी पेपर्स है उसमें आरबीआई ने कभी ऐसा बोला नहीं है कि सिबिल या हमारी एजेंसी कोई है, या सिबिल आप कोई भी बैंकर्स मेरा लोन का डिटेल्स किसी को भी नहीं दे सकती. आपने देखा है कि सिबिल रिपोर्ट आप निकालते हो, आपके 10 साल के पीछे के लोन्स की डिटेल मिल जाते हैं, आपके गारंटर्स के डिटेल्स मिल जाते हैं, आपके जितने डिटेल्स है वो मिल जाते हैं. किसी को पूछ के दिया क्या? कभी किसी ने पूछा? आपने पूछा? आपके खुद के भी इसमें कितने इश्यू है? एक सिबिल खराब हो गया. आज लॉकडाउन में कितने लोगों का इश्यू हुआ, और लॉकडाउन में आपको वेकेशन दिया गया ईएमआईस का. वो ईएमआईस का वेकेशन आपने लिया, आपको अच्छा लगा तब, लेकिन उसके बाद आपसे कितना इंटरेस्ट लिया आपने कभी देखा? रिड्यूसिंग ये कभी आपने सुना? इसमें बहुत से इशू है. मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बोला कि मैं इस पे बहुत कुछ बात कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने आपके चैनल से सिबिल पे फ्लैट ओनर्स में, फ्लैट्स ओनर जो है उनके हाउसिंग लोन्स है, इसमें जैसे सिबिल आता है वैसे पूरा बैंकिंग आता है. बैंकिंग में आप फ्लैट्स सीज किए जाते हैं, क्यों सीज किए जाते हैं? देखिए कभी सीजिंग की प्रोसेस किसी ने देखी है? आपको नोटिस आने के बाद आप क्या करते हो? नोटिस आ गया, आप डरते हो, भागते हो, कुछ करते हो. 13(2) आया, 13(2) के बाद आपने कभी जवाब दिया? क्या है 13(2), क्या है 13(4)? ये महाराष्ट्र फ्लैट ओनर एसोसिएशन आपको ये हर चीज से सपोर्ट करेगी. हम बैंकों को बैंकिंग के साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन हम हमारे एसोसिएशन में आने वाले ओनर्स को इससे कैसे बाहर निकलना है. एनपीए, अरे हर जगह पे मैं सुनता हूं एनपीए, मैं एनपीए हुआ. एनपीए होने के बाद क्या मर गया क्या आदमी? अपने इंडिया में एनपीए के बाद आदमी मर गया, ऐसे लोग सोचते हैं. हमारा समाज भी उसको इतना गलत तरीके से देखता है कि एनपीए होने के बाद आपके बाजू के घर में, आपको सबको एक सवाल है, आपके बाजू के घर में अगर कोई इंस्टॉलमेंट लेने आता है तो आप उसको इतना गलत तरीके से देखते हो कि उसने कोई बड़ा खून किया है. अरे यार, बिजनेस करते तो बिजनेस में सबसे तकलीफ होती है, किससे नहीं तकलीफ होता है? किसका ईएमआई का इश्यू नहीं होता है? तो आज से हम समाज में महाराष्ट्र फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन ये चेंज करेंगे कि जो लोन में अटका है उनको हम सपोर्ट करेंगे. लीगल तो हम करेंगे, साथ में आप चैनल्स वाले हमें हर चीज में आपका हमें साथ चाहिए, और ये जितने भी बैंकिंग इशू कर रहे हैं वो आप सपोर्ट करोगे. फ्लैट ओनर एसोसिएशन की तरफ से बहुत सारी सोसाइटी हम लोगों ने जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि बहुत सारी मुंबई की ऐसी सोसाइटीज है जिसमें डीम कन्वेंस का काफ़ी प्रॉब्लम्स है. तो हमारी संस्था ने एक स्ट्रक्चर्ड वे में डीम कन्वेंस को फैसिलिटेट करके डीम कन्वेंस लाने का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें कि और उसके बाद वो जमीन का कब्जा डेवलपमेंट के स्वीट नेम पे वो किया जाता है. उसके बाद में उनको न भाड़ा मिलता है, न घर मिलता है, न कन्वेंस मिलता है, न कुछ मिलता है. ऐसे कई सवाल अपने मुंबई रेडियस में, महाराष्ट्र में फ्लैट ओनर्स के बारे में सदियों से चलते आ रहे हैं.
अभी फ्लैट ओनर्स ये डिसऑर्गेनाइज है, ये असंगठित है, इसलिए इनकी तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए कोई मंच प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं था। ये मद्देनजर रखते हुए हमारे फाउंडर चेयरमैन मिस्टर CS रेड्डी जी ने एक कॉन्सेप्ट ऐसा किया कि इसमें जो फ्लैट ओनर्स डिप्राइव हो रहे हैं, जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, और एक फ्लैट ओनर छोटा एक अहम हिस्सा होता है सोसाइटी का, वो हजारों करोड़ के बिल्डर से नहीं लड़ पाता, इसलिए संगठित रूप से उनके लड़ाई, मतलब हम उनके बिल्डरों के दुश्मन नहीं है। टेक्निकल लड़ाई ऐसी होती है कि बिल्डर जमीन ले लेते हैं, उसके जगह पे कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, और स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद उसमें जो रिहेबिलिटेशन वाले हैं उनको घर नहीं देते, बुकिंग वाले से घर का पैसा लेते हैं, ना बुकिंग वाले को देते हैं, ना रिहेबिलिटेशन के जो डिप्राइव्ड ड्वेलर्स को है उनको नहीं देते। तो ऐसे कई सालों से चलता आ रहा है। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलता है, पुलिस का भी उनको सपोर्ट मिलता है, कलेक्ट्रेट का सपोर्ट मिलता है, सब लोगों का सपोर्ट इनको मिलता है, क्योंकि उनके पास पैसा डेवलपमेंट करके दे रहे हैं नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट एंटिटी है, अथॉरिटी है जो उनको FSI देती है। जैसे कि एग्जांपल, अगर हमारे पास 1000 स्क्वायर मीटर जगह है जो रीडेवलपमेंट में जा रही है, उनको FSI मिला है 2 का, FSI 2 मिला है, तो यानी कि उसको वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 उनको एडिशनल मिला है, वो सेलेबल कंपोनेंट है जिसपे वो फायदा उठाएंगे। अगर एक सेलेबल कंपोनेंट पे उनको 25 लाख रुपीस का फायदा होता है डेवलपर को, तो आप इमेजिन कीजिए कि उनको कितना बेनिफिट होता है। लेकिन जो रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग होती है उसमें जो कॉर्पस फंड भी वो उनको देते नहीं है, उसमें वो प्लानिंग चेंज कर देते हैं, जिसको कॉमन मैन को उसके बारे में हमें ये टाइम है, अगर हमारे बच्चों को अच्छे फ्लैट्स देने हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर अच्छा डेवलपमेंट देना है, तो हमें सबको एक होना है। और सबको एक होना है, इसका मतलब क्या है, हमें सबको एक साथ प्रेशर करना है। जब प्रेशर बनेगा, सर देखो आज सबसे बड़ी ताकत है वो आप हो, सबसे बड़ी ताकत आप हो, क्योंकि आप अगर हमारे साथ रहेंगे ना, आपने आज इतने प्रॉब्लम्स देखे, आपने इतने आज प्रॉब्लम्स देखे, वो प्रॉब्लम्स अगर आप हमारे साथ जुड़ के सॉल्व करेंगे तो अपने प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अपने आने वाली पीढ़ी को हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट दे सकते हैं। हर चीज पे अगर हम आवाज उठाना स्टार्ट करेंगे, आने वाले 4 महीने में सिर्फ महाराष्ट्र फ्लैट ओनर एसोसिएशन का लेटर गया तो उसके बाद उसमें चेंजेस होने ही होंगे। ये होम लोन देखे ना बहुत बैंक वाले। एग्जाम्पल, पहले तो उसको बिल्डर खाता है, बिल्डर पहले उनको सपना दिखाता है, उनका घर लूट लेता है, पहला पुराना वाला, नया घर देता ही नहीं। 8 माले की बिल्डिंग है और 10वें माले पे फ्लैट देता है, मतलब 8 माले का परमिशन है, 10वें माले पे फ्लैट दिया जाता है, जहां की फ्लैट कभी उसको वर्चुअली मिलेगा, कभी मिलेगा ही नहीं। अगर देता है तो एक ही फ्लैट 10 लोगों को बेचा, फिर पुलिस स्टेशन में जाता है या पुराने स्ट्रक्चर के पास जाता है तो उसको उसी के ही बाउंसर धक्के मार के निकालते हैं। ये हो गया बिल्डरों का। फिर वो जो एडिशनल एरिया बोला है वो नहीं देता रीडेवलपमेंट के मैटर में। अगर बुकिंग किया है, फ्रेशर है अगर सेलेबल में, तो फिर उनको जो कमिटमेंट किया है वो एमिनिटीज नहीं देता। एडिशनल एरिया, कारपेट एरिया, सुपर कारपेट एरिया, इसमें घपले कर किया जाता है। ये बिल्डर का हो गया नोचना। दूसरा, फ्लैट के हाउसिंग लोन के प्रति वो एक हाउसिंग लोन ट्रैप चल रहा है। हाउसिंग लोन की जो कंपनियां हैं, ये जो NBFC नहीं आई है, इनका मिलीभगत है कुछ सरकारी अफसरों के प्रति। जो सरफेसी एक्ट में जिनको पावर्स दिए हैं, उनको पावर इसलिए दिए हैं कि बैंकों का पैसा ना डूबे, डिपॉजिटर्स का पैसा ना डूबे। लेकिन ये डिपॉजिटर्स के पैसे से जो बैंक चलती है, ये तो पब्लिक फंड से चलती है। लेकिन लोन का झांसा देके, लोन का स्वीट नेम दिखा के उनको ट्रैप किया जाता है। 5-10 लाख रुपए डाउन पेमेंट भरा, 20-25 EMI भरे, 4 EMI क्या चुकते नहीं किए, तुरंत आ जाते हैं सब, नोटिस आ जाता है कलकत्ता से। अरे भाई मैंने फ्लैट का लोन इधर लिया मुंबई में, नोटिस आ रहा है कलकत्ता से। नोटिस होता है आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेटर वहां पे बैठता है, अवार्ड पास करता है एक्सपर्टी, और वो गलत एड्रेस पे भेजता है या तो मेल पे भेजता है। नोटिस प्रॉपर सर्व नहीं होती, आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हुआ जाता है
और आर्बिट्रेशन के अवार्ड के बाद उसका एग्जीक्यूशन लोकल कोर्ट में या लोकल अथॉरिटी के सामने, जब भी कलेक्टर हो या फिर कोई मैजिस्ट्रेट हो, इनके सामने होता है, और एग्जीक्यूशन में भी उनको नोटिस मुहैया किया नहीं जाता, तो जो फ्लैट ओनर या जो लोन लिया है उसको मालूम ही नहीं होता इसके बारे में हुआ क्या है। फिर उसका ऑर्डर पास होता है, ऑर्डर पास होने के बाद तहसीलदार के पास एग्जीक्यूशन के लिए जाता है या तो कोर्ट कमिश्नर के पास जाता है, और बड़े साजा धाजा से, बड़े साजा बोझा करके एकदम पुलिस बंदोबस्त लेके आते हैं चाबी लेने, फ्लैट का पोजीशन लेने, बोलते कोऑपरेट करो। अरे दिस इज द वन टाइप ऑफ ट्रैप। आपने हमें नोटिस नहीं भेजा, इसमें सरकारी अफसर शामिल है, सरकारी अफसर के 10-10, 5-5 करोड़ रुपए उनको हर हफ्ते हर महीने के जाते हैं, और ये सब स्कैम चल रहा है। इसमें 10 लाख रुपए उसने जो पुराना डाउन पेमेंट दिया वो डूब गया, जिसका लीगल खर्चा है वो डूब गया, जितने ईएमआई भरे वो डूब गए, और उसको शिफ्टिंग करके घर एज इट इज घर का सामान के साथ सील किया जाता है। और ये लीगल अवेयरनेस ना होने के कारण और कानूनन टेक्निकलिटी के माइक्रो मिसयूज से ये सब किया जा रहा है। इसके बारे में हम कानूनी कड़क, एकदम कानूनी सख्त लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसमें ये सब जो एनबीएफसी है, सब जो लोन ट्रैपर्स है, होम लोन ट्रैपर्स है, इनको सबको पूरा के पूरा सामने लाएंगे, और हर एक की लड़ाई, किसी को दुश्मनी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बिल्डर तकलीफ देता है या कोई लोन एनबीएफसी तकलीफ देता है, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तकलीफ देता है, तो महाराष्ट्र फ्लैट ओनर एसोसिएशन फ्लैट ओनर्स के हित के लिए, उनके रक्षा के लिए, उनके कानूनन अधिकारों के लिए कड़ी और सख्त लड़ाई लड़ने जा रही है। दूसरा, रीडेवलपमेंट के नाम पे जो स्कैम हो रहे हैं, रीडेवलपमेंट में होता क्या है कि बिल्डर फ्रेंडली कमिटी मेंबर्स होते हैं। कमिटी मेंबर्स क्या होता है कि एक पुरानी बिल्डिंग है 1980 में बनी, और वो 1980 से अभी वो बिल्डिंग 45 साल की हुई, तो 45 साल के बाद बिल्डिंग रीडेव्हलपमेंट में एसआरए में जो आज पात्र अपात्र, ऍक्च्युअल मी ह्याच्यावरती मराठीत बोलणार आहे, कारण पात्र अपात्र हा महाराष्ट्रातला किंवा मुंबईतला मोठा विषय आहे। हा पात्र अपात्र सगळे जेव्हा एसआरए मध्ये, म्हणजे आपली मुंबईची जी लोकसंख्या आहे त्या लोकसंख्यामधली 60% लोक हे आपल्या एसआरए मध्ये राहतात, 60% लोक, आणि ही 60% लोकांची फक्त कधी त्यांचा विचार केला जातो इलेक्शनच्या वेळेस त्यांच्या वोटिंगसाठी। सर, हे पात्र अपात्र काय आहे ह्याचा कुणी अभ्यास केला का? आज त्याच्यातले कितीतरी आपली लोक असतील जी एसआरए मध्ये आहेत, त्यांना रूम मिळणार आहे। सर, या पात्र अपात्र हा सगळा तयार केलेला एक पिक्चर आहे। आमचे भानुशाली साहेब डायरेक्टर आहेत, तसेच एक तयार केलेला जातो, एक डेव्हलपमेंटसाठी एक जेव्हा प्रोजेक्ट येतं तो एक तयार केला जातो पिक्चर, आणि त्याच्यात किती जणांना पात्र करायचं, किती जणांना अपात्र करायचं हे आधीच ठरलं जातं। आता पेपर्स काय, पात्र म्हणजे काय? तुम्ही जर तिथे राहताय, सर, माणसाला पात्र नाही करायचंय, त्या स्ट्रक्चरला पात्र करायचंय। मग स्ट्रक्चरचं जर तुमच्याकडे प्रूफ असेल त्यावेळेचं, तर तुम्ही का नाही पात्र करत? तुम्ही जो स्ट्रक्चरचा जो रूम देणार आहे, त्या मॅडम बोलल्याप्रमाणे त्या स्ट्रक्चरचा जो रूम मिळतो, तर त्या रूमचा एफएसआय बिल्डरला मिळतोय ना, मग त्या माणसाला का रडवता तुम्ही त्याला पात्र करताना? मग ते पात्र करताना मग त्याच्याकडनं पैसे घ्या, आणि हे सगळं आपापसात मिळालेली हे सगळी काम आहेत। त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हा खूप मोठा विषय आहे पात्र अपात्रचा। आपण येणाऱ्या काळात ह्या पात्र अपात्र कुठल्याही एसआरए मध्ये आपली जी लोक आहेत, जी पात्र अपात्र मध्ये प्रॉब्लेम मध्ये असतील, त्यांना सगळ्यांना घेऊन या, तुमच्या मार्फत तुम्ही आव्हान करा, आणि त्या सगळ्यांना गरिबांना आपण घर देणार। वाटलं तर त्या एसआरएच्या बीकेसी मध्ये जे एसआरए ऑफिस आहे, तुम्ही त्या एसआरए ऑफिस मध्ये कोण कोण गेलं, याच्यातलं जातं कोण? तुम्हाला आतच घेत नाही, तुमच्या कॅमेरा सकट तुम्हाला कधीच कोण आत घेत नाही। गेलायत का कोण कॅमेरा आत घेऊन? मी गेलो होतो एकदा, खूप प्रयत्न केले, आणि मग मी गेलो आत, आणि आज जाऊन मी जेव्हा बोलायला लागलो ना, तेव्हा त्यांचे सगळे ऑफिसर्स आले, तुम्ही पण तीच डेअरिंग करा, कारण तिथे 6 नंतर फक्त बिल्डर्सच रात्री जाऊन बसतात। ते पात्र अपात्र, आज तुम्हाला विषय मी समजवतोय की 6 नंतर तिथे फक्त त्या ऑफिसला फक्त बिल्डरसाठी जागा आहे, तुमच्यासाठी काहीही जागा नाहीये। सर आरगडे साहेब, तिथे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आपले झोपडीदारच जातात, त्याला हे कळत नाही की कोणाकडे जाऊन बसायचं, 1 नंबरला बसायचं, 2 नंबरला का 10 नंबरला। त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करून महाराष्ट्र फ्लॅट ओनर असोसिएशन तुम्हाला या सगळ्या गोष्टीमध्ये मदत करतील।
बँकिंग असू द्या, तुमचं रिडेव्हलपमेंट असू द्या, तुमचा SRA असू द्या, या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपण मदत करू. मी थांबतो इथे. प्रॉपरली गाइड करेंगे और उसका सॉल्व करेंगे. नो नीड टू वरी, क्योंकि बहुत सारी टाइम पर ऐसा होता है कि हम एडवोकेट करेंगे तो इतना कॉस्ट आएगा, हम लीगल में जाएंगे तो इतना कॉस्ट होगा, बट एसोसिएशन में जब आते हैं तो ये लीगल हैसल्स आपके इतने सॉल्व हो जाते हैं कि आपको ज्यादा जो अमाउंट का फेयर रहता है और कितना समय लगेगा उस समय को देखते हुए एक बॉडी है जो हमने महाराष्ट्र फ्लैट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन जो बनाया है, उसके थ्रू क्या होता है, इजी और फास्ट ट्रैक हो जाता है, तो समय ज्यादा जाता नहीं है. तो हम सबको ये गुजारिश करेंगे कि आप ज्वाइन करिए और आइए हमारे साथ ये सपोर्ट करिए, हम आपके साथ हैं. स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है, स्ट्रक्चर खराब हो जाता है तो बिल्डिंग गिरने की संभावना होती है. इसके कारण रीडेवलपमेंट का एक मैंडेटरी सामने इशू आ जाता है कि सिचुएशनशिप ऐसी होती है कि बिल्डर रीडेवलपमेंट में हमें रीडेवलपमेंट करनी पड़ती है, लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट का ठीक से एनकरेज ना होने के कारण, अवेयरनेस ना होने के कारण कोई डेवलपर आते हैं, कोई कुकिंग एजेंट आते हैं. कुकिंग एजेंट क्या करते हैं कि बड़े बड़े झांसे दिखाते हैं, ए ले लेता है डेवलपमेंट के लिए और बी को दे देता है, फिर वो अपना हिस्सा निकालता है, बी फिर सी को दे देता है. ऐसे कई कुकिंग एजेंट के कारण बिल्डिंग स्टॉल्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो जाता है. और इसमें जो कमिटी मेंबर्स हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, वो बिल्डर के साथ मिली भगत करके अंधेरे में उनसे कुछ पैसा लेके अपने सोसाइटी के वेलफेयर से ज्यादा खुद का वो एक हित देखते हैं, और वो ब्राइब जैसा ही है ये. और इसके कारण कई फ्लैट ओनर्स तकलीफ में आते हैं और लड़ने की ताकत किसी में होती नहीं. कोई सीनियर सिटीजन होते हैं, कुछ जॉब वर्क करते हैं, कोई से एम्प्लॉयमेंट करते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं मध्यम वर्ग के, वो लड़ाई लड़ नहीं पाते और डरते हैं कि अगर हम फ्लैट बिल्डर के खिलाफ हम लड़े तो हमारा जो है वो भी बिल्डर निकाल देगा. फिर लड़े तो कौन लड़े. 40 लोगों में से 4-5 कमेटी मेंबर बिल्डर फ्रेंडली होते हैं, बिल्डर को पूरा सौंप देते हैं और बिल्डर पूरा तबाह कर देता है. रीडेवलपमेंट के नाम पे मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत सारा स्कैम चल रहा है. इसके भी बारे में अगर कोई डेमोक्रेसी में ये बोलता, अगर सोसाइटी में कोई बोलता है कि मेजोरिटी मैटर्स, मेजोरिटी रूल्स, ये नाम पे मेजोरिटी करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वो मेजोरिटी नहीं होती. अगर मेजोरिटी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और अगर जो एलिजिबल नॉर्म्स ऑफ द रीडेवलपमेंट फॉलो नहीं किए तो मेजोरिटी होने के बावजूद भी वो प्रोजेक्ट को हम लोग रोक सकते हैं, अगर वो बिल्डर का फ्रेंडली हो या बिल्डर के प्रॉफिट मोटिव से कमिटी मेंबर्स ने उनके हित में किया हो. इसके ऐसे अगर कुछ प्रोजेक्ट होते हैं तो फ्लैट ओनर एसोसिएशन के साथ सब जुड़ जाए. जिथे सत्य तिथे आम्ही.